नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की। हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मात्तारेल्ला से मुलाकात की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहाँ भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीपन दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता। इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थीं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है समुना तुर्मी। प्रियंका जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक P. विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोक भवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं। श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत, 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।